नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? पहला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा है नर्मदा एवं तापी और तीसरा है महानदी एवं गोदावरी, चौथा है कृष्णा एवं कावेरी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होता है। यहाँ पर मैंग्रोव नामक दलदली वन भी पाए जाते हैं, जहाँ सुंदरी के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सुंदरवन बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। ए है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन है शोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है बाह्य मंडल। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड यदि इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन और दूसरा है कोयला, ईंधन, बायोगैस, तीसरा है जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, चौथा है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ऊर्जा के परंपरागत साधनों के अंतर्गत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, जल और ताप विद्युत को शामिल किया जाता है। सौर, पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार का उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? मिलान है दोस्तों, विकास एवं प्रयोग का स्तर पहले से वास्तविक और संभाव्य से मिलान करेंगे। दोस्तों, सारे ही विकल्प आमने सामने लिखे हुए हैं, सारे ही सही हैं। जैसे कि बी का उद्गम जैव और अजैव है और सी का वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक है। डी है भंडार नवीकरणीय और अनवीकरणीय से मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे दोस्तों? ए है पत्थर की मोहरें, बी है पीले रंग की डिजाइन किए गए पात्र, सी है लोहे से बनी तख्तियां और डी है सोने से बने बर्तन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और जो आयताकार थीं और इन मोहरों पे सामान्यतः जानवरों के चित्र पाए जाते थे। हड़प्पा काल में सोने और चांदी के बर्तन भी बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था दोस्तों? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, दूसरा है कर्नाटक का, तीसरा है महाराष्ट्र का, चौथा है आंध्र प्रदेश का। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है अंटार्कटिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, चौथा है अफ्रीका।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन के सीरियल नंबर पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, पहला ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। दूसरा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तीसरा है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। और चौथा है सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम यानी 88 दिनों में पूरी करता है। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ए है प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी है प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। सी है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सृष्टि का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और सी। यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में कई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया। ए है पहला है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। दूसरा है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तीसरा हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। और चौथा है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। नए कानून के अनुसार बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों। पहला है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है अटॉर्नी जनरल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायपालिका। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ और निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 65 क्वेश्चन है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। पहला है दलित एवं अल्पसंख्यक, दूसरा है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, तीसरा है आदिवासी एवं दलित, चौथा है केवल अल्पसंख्यक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिवासी एवं दलित। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे
क्या कहते हैं दोस्तों, कहा जा सकता है। पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है गणतंत्रात्मक और चौथा है संघवाद। बताइए दोस्तों, चौथा है संघवाद, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संघवाद। ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जाता है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो प्रांतीय स्तर और केंद्रीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला है दूसरा, पहला ऑप्शन है दोस्तों भूतकाल में क्या घटित हुआ या बताना, दूसरा है भूतकाल में या कैसे घटित हुआ या यह याद रखना, और तीसरा है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, और चौथा है अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकसित करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य उन मुद्दों की पहचान करने पर केंद्रित होना चाहिए जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। इतिहास यह समझने में सहायक होता है कि समाज वर्तमान स्वरूप में कैसे आया। इस प्रकार से छात्र घटनाओं के घटने के कारण को समझने और विश्लेषण करने और अर्थ जानने के योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ए है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बी है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, और सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, और डी है विद्यालय परिसर के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी सही हैं। ए, बी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होने चाहिए। ए है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बी है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, सी है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, डी है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही हैं। सामाजिक विज्ञान में कक्षा अध्यापक द्वारा समानता विषय पर चर्चा करते समय अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना और संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना आदि उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, दूसरा अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, तीसरा है अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, चौथा है अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? ए है संसाधन और संरक्षण, बी है विकास और विस्थापन, सी है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, डी है मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन और मानव विकास आदि के मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। ए है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, दूसरा है पाठ्य पुस्तक में गठन पर केंद्रित होना, और तीसरा है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, और चौथा है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना।
एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है। प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार से सुनियोजित और सुनिश्चित अध्ययन है जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य और समस्या पर विचार करते हैं। यह अध्ययन एकल और समूह में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में पहला है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करती है। पहला है ए है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, और बी है अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना आदि पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? ए है परिक्रमण, बी है दिन रात, सी है मौसमी परिवर्तन, डी है वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक परिक्रमण और दिन रात और मौसमी परिवर्तन की अवधारणाओं को दर्शा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु विकास को बल देना चाहिए। पहला है भूकंप के प्रकार, दूसरा है भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, तीसरा है हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, चौथा है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भूकंप पर चर्चा के दौरान अधिगमकर्ताओं में व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? ऑप्शन है, पहला है खेती करने का अधिकार, दूसरा है मछली पकड़ने का अधिकार, तीसरा है उद्यान कृषि का अधिकार और चौथा है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे। वर्ष 1994 में सरकार ने बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदार को सौंप दिया था, जिसके कारण निजी ठेकेदार ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया। इसलिए स्थानीय लोगों ने संगठित होकर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? पहला है या लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, दूसरा है या लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, तीसरा या लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, चौथा है या लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, या लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। विविधता लोगों की विशिष्टता को स्वीकारती है। विविधता हमें यहाँ वहाँ सर्वत्र सभी जगह दिखाई देती है, यहाँ वहाँ सभी जगह दिखाई देती है। इस प्रकार विविधता से हमारा अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलापों से है। हम कह सकते हैं कि विविधता जीवन की अनिवार्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 90 क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, तीसरा है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं,
चौथा है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1950 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं हुआ था। यह अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ था। इसलिए विकल्प 4 गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। पहला है गिरनार का शैल अभिलेख, दूसरा है पातशाहनामा चित्रकला और तीसरा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला और चौथा है कांगड़ा शैली की चित्रकला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। इनमें मानव को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है, साथ ही साथ मानव के अन्य क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है। इससे आरंभिक मानव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था दोस्तों। पहला है एक निश्चित फीस लेकर, दूसरा है वर्ष भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में कार्य करते थे, तीसरा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, चौथा है सरकारी संस्थानों में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में कार्य करते थे। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को वर्ष भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे पढ़ाया जाता था। इसलिए ब्रिटिश काल से पूर्व बच्चों को लगभग पूरे वर्ष शिक्षा दी जाती थी, परंतु फसल काटने के समय वे बच्चे खेतों में काम करते थे, इस दौरान उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथनों ए और बी 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दिया गया कथन ए गलत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे। इसका विकास बाद में हुआ। जबकि कथन बी सत्य है, क्योंकि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ दोस्तों। ए है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बी है जंगलों का विनाश हो गया, सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और डी है संभवतः नदियां सूख गई थीं। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और डी। ए बी और डी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण थे, जैसे कि जॉन मार्शल ने इसके पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता बताया, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ के शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश और जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, आर्यों का आक्रमण, बाढ़ आदि। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आने को इसके पतन का कारण नहीं माना जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता में एक साथ बाढ़ नहीं आई होगी और ना ही इसके कोई साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहला है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, दूसरा है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, तीसरा है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ और चौथा है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति केवल कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, उन्हें एक देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगी, जबकि हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ना कि देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के
किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? किस क्षेत्र को कहा गया दोस्तों? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है लद्दाख। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख। भारत के लद्दाख क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य का एक भाग था। वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वाधिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, दूसरा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, तीसरा है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान और चौथा है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वाधिक प्रणाली उसे कहा गया जिसके तहत निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान था। अर्थात किसी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील करने को ही अपील प्रणाली कहा गया, जैसे कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? पहला है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, दूसरा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, तीसरा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, चौथा है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी और कृष्णा प्रमुख है, ना कि ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। यह पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? पहला है अंटार्कटिका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है एशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। भारत का शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में किया गया था। भारत का अंटार्कटिका में पहला शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री था, जो अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करना एवं चिन्हित करना, दूसरा है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाना, तीसरा है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं, और चौथा है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत थे। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। इसके माध्यम से शिक्षार्थियों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला है शिक्षार्थियों को, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। भी ये फिल्में अनदेखे और अनसुलझे संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। सी है फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। डी है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है।
ए है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, बी है अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, सी है कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, डी है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी तथा सी। ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? ए है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, बी है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, सी है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, और डी है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी तथा डी। ए, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। ए है या उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, बी है या शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, सी है या पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, डी है या स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी एवं डी। ए, बी एवं डी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती है, या विधि शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है या स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है जीवन, दूसरा है न्याय, तीसरा है आज़ादी, चौथा है समानता। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जीवन। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था दोस्तों? पहला है बी. आर. अम्बेडकर, दूसरा है M.K. गांधी, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने अपने भाषणों एवं संबोधनों में इसका जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? हो गया। पहला है तानाशाही, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है अल्पतंत्र और चौथा है एकतंत्र। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतंत्र। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, अर्थात अब वहां चुनाव के माध्यम से शासन एवं सरकार का प्रमुख चुनाव हो सकेगा, और वर्ष 2006 में वहां राजा के शासन प्रमुख होने का अधिकार समाप्त हो गया। नए संविधान के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। पहला है कार्यस्थलों पर, दूसरा है वैवाहिक संबंधों में, तीसरा है सड़कों पर, चौथा है गाड़ियों में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्यस्थलों पर। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। इसके लिए कई नियम भी निर्धारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? पहला है संसद के सदस्य, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा अटॉर्नी जनरल, चौथा है विधानसभा के सदस्य। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पहला है नगर निगम वार्ड काउंसलर, दूसरा है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, तीसरा है लेखपाल, चौथा है पटवारी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर निगम वार्ड काउंसलर। नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, यह नगरों में होता है, जबकि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल या पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लेखपाल राजस्व विभाग का और सबसे निम्न कर्मचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वस्तु निर्देश क्या हैं? पहला है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, दूसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, चौथा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वस्तु निर्देश गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। इसके तहत पुलिस के कुछ कर्तव्य और अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत रहते हुए वे किसी गिरफ्तार एवं नजरबंद व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? पहला है अनुसूचित जातियां, दूसरा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, तीसरा है अति पिछड़ी जातियां, चौथा है अनुसूचित जातियां। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है, अर्थात इसके द्वारा एसटी वर्ग के लोगों को कुछ वन और भी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं? ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। बी है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शंकुधारी वन, दूसरा है भूमध्य सागरीय वनस्पति, तीसरा है शीतोष्ण घास स्थल, चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकुधारी वन। शंकुधारी या कोणधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। इसमें कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, बाल्टिक गणराज्य आते हैं। इस प्रकार के वन हिमालय यानी कि कश्मीर में आल्प्स पर्वत पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, दूसरा है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तीसरा है मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चिन्हित है, चौथा है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। भूमि कृषि के लिए कर्तन और दहन कृषि अथवा झूम कृषि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। इस प्रकार की कृषि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, दूसरा है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, तीसरा है पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, और चौथा है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता मृत सागर के जल को सघन बनाती है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इस जल में सीधा लेट जाए तो वह डूबेगा नहीं और वो तैरता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, दूसरा है अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, तीसरा है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में,
और चौथा है मृदा में नमी बनाए रखने में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं पवन की गति को नियंत्रित कर मृदा आवरण के संरक्षण में सहायता करती हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षा मेखला बनाकर अन्य कृषि करके रोकने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है वनस्पति जात प्राणी जात, दूसरा है जलवायु, तीसरा है उच्च आवाज और चौथा है समय। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा समय। मृदा परिच्छेदिका यानी कि प्रोफाइल की मोटाई समय निर्धारित करता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई लंबवत काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, जिसमें मृदा की विभिन्न परतों को और उनकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, दूसरा है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, तीसरा है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, चौथा है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन है यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था, दूसरा है यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, तीसरा है यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है, और चौथा है इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, या अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। पहला ऑप्शन है गुरु अर्जुन, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और चौथा है गुरु अंगद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु अंगद। गुरु मुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। उन्होंने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। पहला ऑप्शन है मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, दूसरा है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं, और तीसरा है 30 से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, चौथा है सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गुल फरोसा, दूसरा है दरगाह, तीसरा है खानकाह और चौथा है ईदगाह। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। खानकाह सूफियों का निवास स्थान होता है जो मठ की तरह होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन है एकनाथ द्वारा, दूसरा है सखुबाई द्वारा और तीसरा है रामानुज द्वारा और चौथा है बसवन्ना द्वारा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानुज द्वारा।
11वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैत नामक सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुज द्वारा किया गया था। इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1972 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, यह एक फौजदारी अदालत थी। बी है, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है बहिर्मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, शुभमंडल, वायुमंडल। दूसरा है मध्यमंडल, शुभमंडल, बाह्यमंडल, समतापमंडल, बाह्य वायुमंडल। तीसरा ऑप्शन है समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, शुभमंडल। और फोर्थ ऑप्शन है शुभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। शुभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। दूसरा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभा मंडल बनता है। तीसरा है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। चौथा है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी है लैब्राडोर एक गर्म धारा है। सी है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद का निक्षेपण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है लोयन, दूसरा है तटबंध, तीसरा है समुद्री गुफा और चौथा है हिमोड़। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। जब हिम नदियाँ पर्वतों से खिसक कर हिम रेखा से नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ जाने से वे पिघलती हैं और अपने साथ बहाए हुए अवसाद का निक्षेप कर देती हैं। ये निक्षेप विभिन्न आकार और रूप के होते हैं तथा इनको हिमोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। दूसरा है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तीसरा है कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व हैं। और चौथा ऑप्शन है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है या प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी ऑप्शन है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई थी जहां त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। इस कानून के तहत आश्रित लोगों को मतदान करने और सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। रंग भेद नीति के खिलाफ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया और
वर्ष 1994 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? ए है बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? पहला है पाठ्यचर्या को पूरा करना, दूसरा है परीक्षा उत्तीर्ण कराना और तीसरा है कंठस्थ कराना, चौथा है सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? कथन है, पहला है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, दूसरा है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, बी है तथ्य का उत्तर सदैव निश्चित होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? पहला है विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, दूसरा है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, तीसरा है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, चौथा है वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन के सीरियल नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वायु वेग, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है वायु दिशा और चौथा ऑप्शन है वायु तापमान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु दिशा। वाद दिग्दर्शी या दिग्दर्शक का प्रयोग वायु की दिशा मापने में किया जाता है। आमतौर पर यह यंत्र एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वास्तुसज्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला ऑप्शन है संताप मंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है बाह्य वायुमंडल और चौथा है बहिर्मंडल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल की ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है, जो रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। रेडियो तरंगें आयन मंडल से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। इन रेडियो तरंगों के संचरण के परिणामस्वरूप रेडियो और टीवी के कार्यक्रमों के प्रसारण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। पहला ऑप्शन है तटबंध, दूसरा है बाढ़ का मैदान, तीसरा है विसर्प और चौथा है चाप झील। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्प। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती है और एस के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नदियों का ये घुमाव अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश दुर्गम क्षेत्र में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? पहला ऑप्शन है वायु मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है सड़क मार्ग, चौथा है जल मार्ग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु मार्ग। वायु मार्ग अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पहला ऑप्शन है ईंधन, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है कोयला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि। जबकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे होते हैं, जैसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन सेरीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, और तीसरा है हार्टिकल्चर, और चौथा है पिसीकल्चर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पिसीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, और हार्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान कहते हैं। हार्टिकल्चर में उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जिनमें हमें फल, सब्जी, नट, सजावटी पौधे और फूल आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? पहला है जलसंधि, दूसरा है स्तरसंधि, तीसरा है द्वीप, और चौथा है खाड़ी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थल संधि। स्थल संधि वह सकरी पट्टी होती है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है, जैसे पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, और तीसरा अफ्रीका, चौथा है यूरोप। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। पहला है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दूसरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, और तीसरा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, चौथा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान विषय माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? पहला ऑप्शन है व्याख्यानात्मक शिक्षण, दूसरा है संरचनात्मक प्रशिक्षण, और तीसरा है अनुकरण, तीसरा है चौथा है निपुणतात्मक अधिगम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्यानात्मक शिक्षण। आगमनात्मक अधिगम व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है। आगमनात्मक अधिगम में विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात और विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। व्याख्यानात्मक शिक्षण में शिक्षक व्याख्या करता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पहला ऑप्शन है पशु अंगों के अवशेष, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है पौधों और खनिज, तीसरा है स्लेट, मतलब चौथा है स्लेट। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पौधों और खनिज। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्र भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात हैं। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवंत से चित्रण किया गया है। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पर लिखी गई थी। पहला है ताड़पत्र, दूसरा ऑप्शन है पत्थरों, तीसरा है कागज, चौथा ऑप्शन है लकड़ी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ताड़पत्रों। सबसे पुरानी पांडुलिपियों ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। इसे हस्तप्रति या लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। लेखन के लिए ताड़पत्र के बाद भोजपत्र, ताम्रपत्र और सुवर्ण पत्र आदि का प्रयोग भी होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा ऑप्शन है महापाषाण काल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरापाषाण काल। मानव इतिहास में पुरापाषाण काल की अवधि सबसे लंबी है। यह प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव पत्थर के औजार बनाता था, सबसे पहले बनाना शुरू किया था। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस काल के बाद मध्यपाषाण काल का प्रारंभ हुआ था, जब मानव ने खेती करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा है जम्मू और कश्मीर में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात में लोथल, धौलावीरा को भी नगर की संज्ञा दी गई है और लोथल, सुरकोटा और धौलवीरा प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? पहला ऑप्शन है ब्रह्मी, दूसरा है पाली और तीसरा है संस्कृत, चौथा है प्राकृत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की गई थी। वेदों की रचना वैदिक काल से हुई थी। ऋग्वेद को इतिहास हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा है प्रसेनजीत और तीसरा है बिंबिसार, चौथा है अजातशत्रु। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंबिसार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का प्रथम शासक बिंबिसार था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है अहिंसा, चौथा है संघ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिंसा। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। इन तीनों रत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है 48, दूसरा है 84, तीसरा है 47, चौथा है 74। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 84। वर्तमान में भारत में अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और तीसरा है धर्म की आज़ादी का अधिकार, चौथा है संपत्ति का अधिकार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पृश्यता डैश में क्या फील करेंगे के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकलांगता, दूसरा है लिंग, तीसरा है जाति, चौथा है वंश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जाति। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा है राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है मंत्रियों की परिषद, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है सांसद, चौथा है सांसद और विधायक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसदों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है जिसे संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है मुख्यमंत्री। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। भारत में राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा है, पहला ऑप्शन है 13वीं, दूसरा है 14वीं, तीसरा ऑप्शन है 15वीं, चौथा ऑप्शन है 16वीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 16वीं। तत्कालीन लोकसभा 16वीं लोकसभा थी। 16वीं लोकसभा के सदस्य वर्ष 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है एम वेंकैया नायडू, दूसरा है प्रतिभा पाटिल, चौथा है रामनाथ कोविंद। बताइए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? कौन नामांकित करता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है बी पट्टाभी सीतारमैया और तीसरा है TT कृष्णामाचारी और चौथा है सी राजगोपालाचारी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। ये वकील, लेखक, राजनीतिक तथा दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था दोस्तों? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा है 26 नवंबर 1947 को, तीसरा है 26 नवंबर 1949 को, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ है, इसलिए 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा है श्री राजगोपालाचारी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद ये प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश, चौथा है स्थानीय सरकारी निकाय। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती हैं। समवर्ती सूची के मुख्य विषय हैं शिक्षा, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र और वन प्रदूषण नियंत्रण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर। बीजक और पंचवाड़ी में कबीरदास ने छंद एवं विचारों का संकलन किया है। इनकी अन्य मुख्य कृतियां हैं साखी, शबद, रामायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? पहला ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार काल, दूसरा है राष्ट्रकूट काल और तीसरा है चालुक्य काल, चौथा है गुप्त काल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तीसरा है सत्यशोधक समाज, चौथा है सेवा समाज। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।